नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। आज से राम की नगरी अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या का विजन 2047 दिखाया जाएगा। 25 साल बाद 2047 में अयोध्या का स्वरूप क्या होगा, अयोध्या विजन 2047 में विस्तार से बताया गया। तो आइए हम आपको लॉन्च से पहले दिखाते हैं कि 25 साल बाद की अयोध्या कैसी होगी, कैसे राम की नगरी अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। दिन बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या जगमगा उठेगी, जब अयोध्या में होने वाले 5वें दीपोत्सव के मौके पर एक साथ लाखों दिए रोशन होंगे। लेकिन आज हम आपको 3 दिन बाद वाली अयोध्या के बारे में नहीं, बल्कि 25 साल बाद वाली अयोध्या की झांकी दिखाएंगे। भगवान राम की नगरी का संपूर्ण स्वरूप है। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए 25,000 करोड़ की लागत से यहां पर 325 परियोजनाओं को चलाया जाएगा। ये वो परियोजनाएं हैं जो भगवान राम की नगरी अयोध्या को हेरिटेज और वर्ल्ड क्लास लुक देंगी। इन 325 परियोजनाओं के पूरे होने का लक्ष्य साल 2047 रखा गया है, यानी अयोध्या विजन 2047 आजादी के 100 साल पूरा होने पर अयोध्या को देश का सबसे दिव्य और भव्य शहर बनाने का विजन है। 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे और उसी दिन 3 नवंबर को दीपोत्सव के पहले मुख्यमंत्री योगी के सामने अयोध्या विजन 2047 पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या विजन 2047 इसी साल 26 जून को दिखाया गया था। प्रधानमंत्री इस विजन में कुछ बदलाव चाहते थे। पीएम के सुझाव के बाद अयोध्या विजन 2047 में कुछ बदलाव किए गए। अयोध्या विजन 2047 में बदलाव के बाद ये तय किया गया कि राम नगरी अयोध्या तक पहुंचने के लिए 6 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। ये 6 भव्य प्रवेश द्वार अयोध्या को यूपी के 6 शहरों से जोड़ेंगे। इन शहरों में लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, आजमगढ़, गोंडा और गोरखपुर शामिल हैं। 4 मुख्य राम द्वार का भी निर्माण कराया जाएगा। ये 4 राम द्वार राम मंदिर के डिजाइन से ही प्रेरित होंगे। आने वाले वक्त में राम की नगरी अयोध्या दुनिया भर के लिए बड़ा पर्यटन स्थल होगी। दुनिया भर से लोग अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के विजन 2047 में अयोध्या के लिए एक एयरपोर्ट प्रस्तावित है। इस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट के लिए 80% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट के बन जाने से सैलानियों के लिए अयोध्या पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। अयोध्या में एयरपोर्ट होने से राम की नगरी अयोध्या न सिर्फ आध्यात्मिक होगी, बल्कि आधुनिक और स्मार्ट सिटी होगी।
अयोध्या की स्मार्टनेस को बढ़ाने का काम अयोध्या विजन 2047 करेगा। रामनगरी अयोध्या के विजन 2047 के मुताबिक सरयू रिवर फ्रंट को विकसित किया जाएगा। करीब 2300 एकड़ भूमि पर रामायण स्पिरिचुअल फॉरेस्ट बनाया जाएगा। इस फॉरेस्ट के लिए महर्षि वाल्मीकि के युग के 88 प्रजाति के पौधों की पहचान की गई है और इन्हीं 88 प्राचीन प्रजातियों के 27,000 पेड़ इस स्पिरिचुअल फॉरेस्ट में लगाए जाएंगे। एक रामायण स्पिरिचुअल थीम पार्क भी बनाए जाने की योजना है। देश भर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अयोध्या के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। अयोध्या को स्मार्ट बनाने के लिए ग्रीनफील्ड टाउनशिप का प्रस्ताव रखा गया है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के विजन 2047 के मुताबिक अयोध्या में एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलप करने का प्लान है। ये टाउनशिप 1200 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। इस टाउनशिप के अंदर आश्रम, मठ, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस, स्कूल आदि डेवलप किए जाएंगे। साथ ही सरकार की योजना ये भी है कि इसी टाउनशिप के अंदर आवासीय प्लॉट भी डेवलप किए जाएं। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अमित कुमार ने अयोध्या विजन 2047 को करीब से समझा। अमित बता रहे हैं कि अयोध्या विजन 2047 के तहत कैसे अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। 5 अगस्त 2020 जब अयोध्या में प्रभु राम के जन्मस्थली पर एक भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अयोध्या सिर्फ प्रभु राम के जन्मभूमि के रूप में नहीं बल्कि एक धार्मिक, सांस्कृतिक और एक स्पिरिचुअल कैपिटल बने पूरी दुनिया में। और उसी के बाद ये जो देखिए सामने ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे एक भव्य राम मंदिर के साथ साथ एक भव्य अयोध्या का निर्माण किया जाए। ये पूरे आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो अयोध्या सिर्फ पहले 14 कोशी के उस पार ही था, अब उसको वो फैल कर आगे आ गया है और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी होगा, यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग भी होगा और तमाम चीज़ें भी होंगी। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह भी हैं जो कि इस पूरे अयोध्या प्रोजेक्ट से जुड़े भी हुए हैं। ये क्या है, ये जो इसके बाद मल्टी लेवल पार्किंग होगी, इसके नीचे क्या, पीछे क्या है? ये MLD STP जो पानी को शुद्ध करके जो शहर की गंदगी वाली पानी है, पानी फिल्टर के लिए अलग से व्यवस्था होगा। अपनी प्लांट की कैपेसिटी वो 33 MLD है उसकी STP। जी हाँ, देखिए वो अलग से बना हुआ है। राम मंदिर, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा मोहन कि ये राम मंदिर है, वहाँ पर राम मंदिर है और उसके ठीक पीछे में इंटरनेशनल म्यूज़ियम है। इंटरनेशनल म्यूज़ियम है उसके पीछे में और इसके अलावा नया घाट बनाया जा रहा है। ये पीछे जो ब्लू रंग की तस्वीर आपको दिख रही है ये सरयू नदी होगा और ये पूरा ग्रीनफील्ड है, फिलहाल ग्रीनफील्ड है और ये यहाँ पर जो है ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया बनेगा। जो ग्रीनफील्ड रेसिडेंशियल एरिया जो होगा वहाँ पर एक नया अयोध्या, जो आप कह सकते हैं कि ये नया अयोध्या बसेगा। और अयोध्या को प्रदूषण से बचाने के लिए बड़े प्लान बनाए गए हैं जिसके तहत ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित की जाएगी। ये ग्रीनफील्ड टाउनशिप कैसी होगी बता रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार। अयोध्या को अब सब तरफ से जोड़ा जा रहा है। जैसे ये देखिए, ये है, ये वाराणसी से सड़क आएगी सीधे और ये अयोध्या से जुड़ेगी। इसके अलावा ये जो एक सड़क है यहाँ पर, ये प्रयागराज से जुड़ रही है, ये सीधा अयोध्या को जोड़ेगा। ये रायबरेली, ये देखिए यहाँ रायबरेली है, रायबरेली से जुड़ेंगे। लखनऊ से NH-27 जुड़ेगा अयोध्या। उधर अगर आप देखें तो गोंडा से और उधर बस्ती से और वहाँ गोरखपुर से। देखिए तो हमारे साथ हमारे सांसद जी भी हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। सर, जो पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है, आपको लगता है कि जो स्पिरिचुअल कैपिटल की बात हो रही थी तो वो बन के तैयार होगा? विनोद जी, निश्चित रूप से जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था अयोध्या को लेके एक आध्यात्मिक नगरी के लिए, आज इस सरकार में पूरा होने जा रहा है। तो 2047 में अयोध्या का स्वरूप क्या रहने वाला है, कैसे अयोध्या को बदला जाएगा, वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, क्या क्या प्लानिंग उसकी है, ये तमाम चीजें, उसकी एक एक खाका, उसकी पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बताते हैं कि इसी रामनगरी को और भव्य बनाने के लिए 6 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे।
6 भव्य प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग शहरों को जोड़ेंगे। उसके अलावा 4 मुख्य राम द्वार का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर के डिजाइन से मुख्य द्वार को सीधा प्रेरणा मिलेगी और मुख्य द्वार राम मंदिर के डिजाइन से ही प्रेरित होगा। यह आपको बता रहे हैं कि कैसा 2047 में अयोध्या होने वाला है। रामनगरी अयोध्या का विजन 2047 कैसा होगा आपको बताएंगे कि इसी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा बनेगा। एयरपोर्ट के लिए 79% जमीन मिल भी चुकी है। रामनगरी अयोध्या का विजन 2047 कैसा होगा, इसमें यह जानना भी जरूरी आपके लिए है कि सरयू रिवर फ्रंट को विकसित किया जाएगा। लगभग 2300 एकड़ में रामायण स्पिरिचुअल फॉरेस्ट बनाया जाएगा। 88 प्राचीन प्रजाति के 27,000 पेड़ लगाए जाएंगे। रामायण स्पिरिचुअल थीम पार्क बनाया जाएगा इसी के आधार पर। इसके अलावा ग्रीन फील्ड टाउनशिप की योजना 1200 एकड़ भूमि पर यह टाउनशिप बनेगी, जिसमें मठ, आश्रम, राज्य के गेस्ट हाउस बनेंगे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय भवन बनेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल बनेंगे। अयोध्या को प्रदूषण से बचाने के लिए बड़े प्लान बनाए गए हैं, जिसके तहत ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित की जाएगी। यह ग्रीन फील्ड टाउनशिप कैसी होगी आपको बता रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार। ये उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा हम लोग एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप के नाम से हमने ये टाउनशिप यहाँ पर प्रस्तावित की है। ये लगभग 1200 एकड़ की ज़मीन है। 1200 एकड़ की लैंड हम लोग एक्वायर कर रहे हैं और इस लैंड की जो इस पूरी योजना की जो सबसे बड़ी खास बात है कि ये वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से बनेगी। वैदिक रीति रिवाज से? वैदिक रीति रिवाज में सारे भूखंड या सारे जो भवन होंगे वो सब पूरा पश्चिम की तरफ मुखी होंगे। इसके अलावा चौड़ी सड़कें होंगी। 100 मीटर चौड़ी सड़क मेजर सड़कें इस शहर के अंदर होंगी। बाकी सभी सड़कें 24 मीटर और 30 मीटर से कम सड़कें नहीं होंगी। इसके अलावा इसके अंदर 116 के अराउंड हमें आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो कि विभिन्न मठों से, विभिन्न धर्मशालाओं से और अन्य स्टेट से प्राप्त हुए हैं। उनके लिए यहाँ पर विभिन्न धर्मशालाएं और मठों का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त सभी प्रदेश सरकारों द्वारा अपने अपने भवन बनाने के लिए उनके लिए हमने स्थान का प्राविधान किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री राम से जुड़े हुए कई देश, जिसमें कि मॉरिशस, श्रीलंका है एंड उत्तर कोरिया है, वियतनाम है, ऐसे कई देशों ने यहाँ अप्लाई किया है और वो चाहते हैं उनका भी यहाँ पर भवन बने। तो उनके लिए भी ज़मीन का और उनके लिए प्राविधान किया गया। जैसे आप देखें, ये आपका मेघालय भवन प्राविधान है, नेपाल का भवन प्राविधान है, देन ये कर्नाटक का वो जम्मू भवन है, ये जम्मू भवन, भूटान भवन भी है। देखिए भूटान भवन भी है, भूटान भवन, जम्मू भवन, ये सारे पूरा भवन, अलग अलग राज्यों के भवन भी है। और सबसे बड़ी बात की इसमें जो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम एक बीच में इसमें एक ब्रह्म स्थान की एक कल्पना की गई है कि वो ब्रह्म स्थान इस प्रकार का स्थान है कि वहाँ अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको ठीक उस तरफ जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की पताका इस ब्रह्म स्थान से खड़े होकर देखिए नजर आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ब्रह्म स्थान है, यहाँ से राम मंदिर वहाँ पर है। वहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से जो व्यक्ति अगर होगा तो यहाँ से वो सीधे राम मंदिर वहाँ दिख रहा है। राम मंदिर का जो पताका होगी वो कोने में वो दिखेगी यहाँ पे। तो खास इस तरह से मॉडल बनाया गया है ताकि भगवान राम से अगर आप वहाँ से दूर भी है तो लेकिन आप जुड़े रहेंगे और वैदिक स्टाइल में होगा। और सबसे बड़ी बात की जो यहाँ पे मंदिर है, यहाँ से इस जगह से 6 किलोमीटर पे मंदिर होगा। हवाई अड्डे जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर की। तो इस तरह से ये बिल्कुल सरयू नदी के किनारे है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि हर जो चीज़ रहेगी उसमें प्रभु राम बसे होंगे। हर वो जगह जहाँ पर आप बनेगा उसमें प्रभु राम से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। वो सांस्कृतिक और जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि सांस्कृतिक धरोहर जो है, संस्कार जो है वो बना रहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो रामनगरी अयोध्या का विजन 2047 आपको लगातार बता रहे हैं और क्या क्या चीजें होंगी बताते हैं आपको। पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 6 प्रवेश द्वारों पर धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ मार्ग पर 600 कमरे की धर्मशाला बनाई जाएगी। रायबरेली मार्ग पर धर्मशाला में 200 कमरे होंगे। प्रयागराज मार्ग पर 200 कमरे की धर्मशाला होगी। आजमगढ़ मार्ग पर धर्मशाला में 250 कमरे होंगे। गोंडा मार्ग पर 370 कमरों वाली धर्मशाला होगी। गोरखपुर मार्ग पर 210 कमरे वाली धर्मशाला होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। 2000 करोड़ की लागत से यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा और इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के अलावा
500 विदेशी सैलानियों से सुझाव लिए गए हैं। 5000 लोगों के सुझाव पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और सीधे तौर पर 4 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर इसी प्रोजेक्ट के तहत रोजगार मिलेगा। इस अयोध्या दर्शन 2047 से देश की जो संस्कृति है उसका उल्लेख मिलेगा। इससे देश कितना सांस्कृतिक तौर पर आगे जा रहा है उसका उल्लेख मिलेगा। संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी गहरी हैं, इसका सीधा दर्शन मिल पाएगा। साथ ही साथ जो आपको बता रहे हैं कि 6 अलग अलग शहरों के प्रवेश द्वार होंगे। हर प्रवेश द्वार पर इस पर बनाए जाएंगे अलग अलग धर्मशालाएं बनाई जाएंगी। उन धर्मशालाओं में कितने कितने कमरे होंगे ये आपको बताया। इसी धर्म नगरी के 2047 के प्लान से जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी अमित कुमार आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र और रामकथा पार्क भी बनेगा, जिसका मॉडल यहाँ पर है कि इस तरह का होगा जो सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र और रामकथा पार्क होगा। और इसमें देखिए पूरा ये मॉडल है जहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं रामकथा से जुड़ी हुई और प्रभु राम से जुड़ी हुई बातें होंगी। उसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे नंबर 1 नंबर यहाँ पर है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रामकथा ये है। ये जो बिल्डिंग है ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है नंबर 1, ये है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होंगी, जहाँ पर ये एक तरह का संग्रहालय होगा। इससे भगवान राम से जुड़ी हुई कई चीज़ें होंगी, म्यूजियम है ये। दूसरा जो यात्री निवास उत्तर प्रदेश जो राज्य पर्यटन है वो देखेगा। ये नंबर 2 है। ये पीछे आप देखिए इस तरफ है, मोहन को मैं कहूँगा जो हमारे विजय हैं, इस तरफ 2 नंबर में ये जो है हमारा यात्री निवास होगा। उसके ठीक बगल में 3 नंबर पे देखिए जो 3 नंबर लिखा हुआ है वो जो होगा वो ओपन एयर थिएटर होगा, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे भगवान राम से जुड़े हुए। जैसे नवरात्रा में रामलीला ही हो गया तो वो उस तरह की चीज़ें हो सकती है। नंबर 4 में क्वीन हू पार्क, ये है पीछे 4। आपको बताऊं क्वीन हू कौन थी? क्वीन हू यहाँ की अयोध्या की बेटी थी जो कि कोरिया की महारानी बनी थी, तो उनकी याद में ये छोटा पार्क बनाया गया है क्वीन हू पार्क। और क्वीन हू पार्क के बाद इसके बाद 5 नंबर पे पार्किंग फैसिलिटीज़ है। जी हाँ, ये 5 नंबर देखिए बड़ी पार्किंग फैसिलिटीज़ है, क्योंकि पता है कि हज़ारों लोग आएंगे यहाँ पर प्रभु राम से जुड़े हुए मंदिर के दर्शन करने, तो यहाँ भी आएंगे, तो उनके लिए पार्किंग बनी हुई है। उसके ठीक पीछे न्यू क्वीन हू मेमोरियल पार्क बनेगा, जो एक बड़ा सा पार्क बनेगा। 6 नंबर देखिए वो एक बड़ा पार्क होगा। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख आज अचानक से ईडी दफ्तर पहुंच जाते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें लगभग 5 बार समन किया गया था, किसी समन पर वो पेश नहीं हुए। आज ईडी के सामने पेश होने से पहले एक बयान ट्विटर पर जारी करते हैं कि मैंने हर समन का जवाब दिया। बहरहाल पिछले 7 घंटों से अनिल देशमुख से लगातार पूछताछ जारी और संभावना यह कि अगर आज की पूछताछ में अनिल देशमुख के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं होती तो अनिल देशमुख को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आखिरकार आज मिल ही गए। अनिल देशमुख आज कई बार समन जारी करने के बाद ईडी के दफ्तर हाजिर हुए। हैरानी की बात ये कि कई महीनों से गायब अनिल देशमुख आज खुद अपना बयान दर्ज करवाने ईडी के दफ्तर पहुंच गए। पिछले 6 घंटे से अनिल देशमुख से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। अनिल देशमुख के साथ उनके वकील इंद्रपाल सिंह भी मौजूद हैं। ईडी का जब भी समन्स आया मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। हाईकोर्ट का केस का नतीजा आने के बाद मैं खुद ईडी के ऑफिस में आऊंगा। इस प्रकार का मैंने उनको हर एक समन्स के बाद में खत लिखा। उसके बाद भी उनके समन्स आते रहे। अनिल देशमुख ईडी के सामने अवतरित क्या हुए? उन पर 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का पता पूछने लगे। अब आपको ईडी के 5 समन के बारे में बताते हैं जो अनिल देशमुख को भेजे गए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। पहला समन 26 जून 2021 को भेजा गया, लेकिन अनिल देशमुख पेश नहीं हुए। ईडी ने दूसरा समन 29 जून 2021 को भेजा। नतीजा वही, अनिल देशमुख हाजिर नहीं हुए।
तीसरा समन 5 जुलाई 2021 को ईडी ने भेजा, लेकिन अनिल देशमुख का कहीं कोई पता नहीं था। चौथे समन की तारीख थी 2 अगस्त 2021। तारीख पर तारीख बदलती रही, लेकिन नतीजा एक ही रहा, अनिल देशमुख दिखाई नहीं दिए। पांचवा समन 18 अगस्त 2021 को भेजा गया, लेकिन अनिल देशमुख नहीं आए। अब जब नजर आए तो कहते हैं कि उन्होंने सभी समन के जवाब भेजे हैं। ईडी ऑफिस में यहाँ पे आया हूं। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहां है? आपको यहां ये बता देते हैं कि अनिल देशमुख से किन आरोपों पर ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही। ईडी फिलहाल अनिल देशमुख से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत पूछताछ कर रहा है। अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला दर्ज है। आरोप है कि अनिल देशमुख ने बार रेस्टोरेंट से वसूली का टारगेट दिया था। देशमुख के इशारे पर ही सचिन वजे ने वसूली की। इसके अलावा देशमुख पर करीब 4.5 करोड़ रुपए फर्जी कंपनी के जरिए अपने ट्रस्ट में जमा करवाने का भी आरोप है। अनिल देशमुख पर यह आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाए थे। इन्हीं आरोपों के तहत ईडी ने अनिल देशमुख के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। अनिल देशमुख का दावा है कि उन्होंने छापेमारी के दौरान भी जांच में पूरी मदद की थी। फिलहाल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुंबई की ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी। मुंबई में ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खबर ये कि अगर ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख के बयान से संतुष्ट नहीं होते तो संभव है कि आज अनिल देशमुख गिरफ्तार हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और फिलहाल कहीं ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। और अब धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपको हम देश के वीर जवानों का शौर्य दिखाते हैं। बॉर्डर का इलाका और हजारों मीटर की ऊंचाई पर देश की रक्षा करने का जज्बा। देश के जवान किन परिस्थितियों में रहते हैं, कैसे दुश्मनों से सीमाओं की रक्षा करते हैं, कैसे हजारों फीट की ऊंचाई भारी हथियार लेकर पहुंचते हैं, हम आपको बताएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत की कंसल्टिंग एडिटर पद्मजा जोशी उत्तराखंड में भारत चीन बॉर्डर पर पहुंची। चीन भारत से लगती सीमा पर अक्सर चालबाजी करता है। पद्मजा जोशी बता रही हैं कि भारत के वीर जवानों की चीन के खिलाफ क्या तैयारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम। मैं हूं पद्मजा जोशी। जैसे जैसे पारा गिरता है, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, हाई ऑल्टीट्यूड में, चीजें थम सी जाती हैं। लोग अपने घरों में चले जाते हैं, पर हमारी सेना की तैनाती में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जैसे जैसे तापमान और कम होता है, उनकी जिंदगी और मुश्किल होती जाती है, क्योंकि जिस तरीके से गश्त की जाती है, जिस तरीके से उनको सतर्क रहना पड़ता है, उसमें जरा भी कमी नहीं आ सकती है। तो क्या है इस वक्त सरहद पर सेना की तैनाती, कैसे वो आने वाली सर्दियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या है वहां पर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट जिससे उनके हाथ और मजबूत हो, किस तरीके की ट्रेनिंग उनको दी जाती है जिससे चाहे पारा जितना भी गिरे उनका जोश लगातार आसमान छूता रहे। पारा धीरे धीरे गिरने लगा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। ये ऐसा समय होता है जब बॉर्डर से सैनिक हट जाते हैं, क्योंकि ठंड के बढ़ते प्रकोप को सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लगातार दूसरी सर्दी है जब भारत और चीन बॉर्डर पर दोनों देश के सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं। सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ बातचीत का ड्रामा करता है तो वहीं दूसरी ओर घुसपैठ की घटनाओं को भी अंजाम देता है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने घुसपैठ की कई नापाक कोशिशें की हैं। यही वजह है कि पारा गिरने के बावजूद भारतीय सेना के जवान मजबूती से तैनात हैं, जिसके लिए जवानों ने LRP यानी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। सर्दी के महीनों में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है LRP यानी कि लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, जिसके लिए आप निकलते हैं और पहाड़ी पे जो पासेस होते हैं,
आपको ये देखना होता है कि कहीं दूसरी देश की लोगों ने, उनके सेना ने उन पासेस को ऑक्यूपाई तो नहीं कर दिया है। तो लगातार ये गश्त की जाती है और उसको लॉन्ग रेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई किलोमीटर, कई भार उस सोल्जर के कंधे पे हो वो कम से कम हो, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस हैं, एक आप उनको घटा सकते हैं, वो घटाने के लिए आप और भी ज्यादा बिल्कुल सरहद तक जितना करीब हो सके उतने तक सड़क बनाने की कोशिश की गई है। एलआरपी पे निकलने से पहले जो आप भार उठाते हैं उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक बैग होता है जो आप लाद के ले जाते हैं पीठ पे, उसमें रसद का सामान होता है, आपका इक्विपमेंट होता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टेंट होते हैं, वो 32 kg का होता है। और साथ ही आपका इक्विपमेंट यानी कि आपका हथियार, आपका गन होती है, वो भी जितनी हल्की हो उतना आसान ये पूरी पेट्रोलिंग बन जाती है। और इसी वजह से कोशिश ये की जाती है कि जो ओवरऑल इक्विपमेंट हो उसको हल्के से हल्का रखा जाए, जिसके चलते अब नई गन्स भी खरीद करके यहाँ पर आर्मी को दी गई है, जिससे चलने में और इतने कम वेदर में, इतने कम तापमान में लगातार पेट्रोलिंग करते रहने में उनको ज्यादा से ज्यादा आसानी मिले। सेना के जवानों की गश्त जारी है। चीन के जवानों को मुंहतोड़ जवाब देने की भी पूरी तैयारी है। लेकिन जैसे जैसे सेना के जवान इन पहाड़ों पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कि आपका पूरा जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है उसमें आपको क्या क्या तकलीफें आती हैं? हाई एल्टीट्यूड के अंदर सबसे पहले जब हम हाइट में जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, वहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाता है और जवान शारीरिक रूप से थक जाते हैं। साथ ही जवानों को ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। साथ ही वहाँ पर काफ़ी रॉक फेस और इसी प्रकार के ऑब्स्टिकल मिलते हैं, जिसमें क्रेवास को पार करना, किसी ऑब्स्टिकल को पार करना, नदी नालों को पार करना और किसी चोटी पर चढ़ के अपने टास्क को पूरा करना होता है। तो इस प्रकार की दिक्कतें हमें हाई एल्टीट्यूड एरिया में आते हैं। साथ ही वहाँ मौसम ख़राब होने से रोड और ट्रैक्स ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए हमें अपना विंटर का राशन या इस प्रकार सर्दियों के टाइम पे राशन इकट्ठा करना पड़ता है। और यदि किसी को कैज इवैक करना हो तो मौसम इजाज़त नहीं देता है। इस प्रकार की दिक्कतें हमें हाई एल्टीट्यूड एरिया में आती हैं। लाख मुश्किलें आए, लाख परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन ये जवान हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और देश की रक्षा ही उनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता है। सरहद की रखवाली के लिए लगातार गश्त लगाते रहना बेहद जरूरी है। ये वो इलाका नहीं है जहां पर आप आराम से कहीं सड़क पर चल सके। रास्ते में कई बंद, नाले, डिचेस, यहाँ तक कि इस तरीके की पहाड़ियों का भी सामना करना पड़ता है और इसीलिए लगातार इस तरीके का इक्विपमेंट दिया जाता है सेना को, जिसकी मदद से वो या तो नाले के पार जा सके या फिर पहाड़ियों के ऊपर चढ़ाई करके एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच सके। हाल फिलहाल में काफी कंस्ट्रक्शन हुआ है बॉर्डर के इलाके में, जहां पर कम से कम जो सेना है, जो सिपाही हैं, उनको कम से कम चलने की जरूरत पड़े। पर फिर भी जो बेहद दुर्गम इलाके हैं वहां तक अगर सड़क नहीं बन पाई है तो इस तरीके की चढ़ाई करके या इस तरीके से पार करके उनको जाना पड़ सकता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड माउंटेन इक्विपमेंट भी उनको मुहैया कराया गया है। पर याद रखिए, ये सब कुछ जब होता है तो बेहद खराब मौसम और साथ ही साथ आप अकेले ही ये चढ़ाई नहीं करते, आपको ये सब अपने साथ अपना खाने का सामान, अपना टेंट, यहाँ तक कि 20 से 30 किलो का इक्विपमेंट लेकर के इस तरीके से पहाड़ी को पार करने की जरूरत पड़ती है। कुछ इस तरह सेना के जवान इन पहाड़ों पर आगे बढ़ते हैं, चुनौतियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सेना के जवान तो इस तरह की परीक्षा को पार कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जवानों के साथ आर्टिलरी का पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कुछ इलाकों में तो इन्हें ट्रक के पीछे बांधकर पहुंचाया जाता है, लेकिन ऊपरी इलाकों में इन्हें इस तरह नहीं पहुंचाया जाता। भारत और चीन के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक बॉर्डर के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक गोलीबारी नहीं की जा सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गश्त पर जा रही सेना की टुकड़ी अपने साथ ही हथियार नहीं ले जा सकते हैं। जब ये टुकड़ी आगे बढ़ती है तो इनके पास बंदूक, रॉकेट लॉन्चर और UVGL मौजूद होते हैं।
सरहद के किसी भी इलाके में जितना जरूरी इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना है, उतनी ही जरूरी आर्टिलरी भी है। पर इन गन्स को जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ट्रक्स के पीछे, अभी आप देख रहे हैं कि ये 105 mm लाइट फील्ड गन है। यहाँ तो इनको सड़कों पर ट्रकों के पीछे बांध करके ले जाया जा रहा है, पर जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाका है, बेहद दुर्गम इलाका है, उसमें ऐसे इनको नहीं ले जाया जा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर गाड़ियों को मोड़ने की ही इतनी जगह नहीं है। तो ये जो बड़ी बड़ी गन्स हैं, इनको जब फॉरवर्ड एरियाज में ले जाना होता है सर, तो किस तरीके से ये इस पूरे काम को अंजाम दिया जाता है? बेसिकली ये 105 mm लाइट फील्ड गन है, जो बेसिकली 105 IFG की लाइटर वर्जन है। तो इसके बदौलत इसको हम हेली लिफ्ट करके भी ले जा सकते हैं, स्पेशली माउंटेन एरियाज में जहाँ पे रोड की कमी है। और इस इक्विपमेंट को हम Mi-17 और चिनूक्स के साथ हेली लिफ्ट करके ले जा सकते हैं। और इसको हमने रिसेंटली प्रैक्टिस भी किया है, जिसमें हमने Mi-17 के साथ इन गन्स को हेली लिफ्ट करके अपने अंजाम जगह पर ले गए हैं। हेली लिफ्ट करके यानी कि जो जैसे कि हमने देखा था बीच में, वो चिनूक जो हेलीकॉप्टर होता है उसके नीचे लटका करके आप पहाड़ी इलाकों में आगे तक ले जाते हैं। जी जी बिल्कुल, उसमें एक एपरेटस स्लिंग लगता है जिसके नीचे गन्स को हम लटका कर आगे ले जा सकते हैं। इस मोर्चे पर भारत के पास 105 लाइट फील्ड गन भी है, जिससे 17 किलोमीटर तक निशाना लगाया जा सकता है, जो कई सालों से इस मोर्चे पर तैनात है। सर, इस गन के बारे में बताइए, ये जो 105 mm की जो गन है, इसके बारे में क्या खासियत है? क्यों इसको इसी इलाके में डिप्लॉय किया जाता है? यहाँ पर इसका क्या काम होता है? ये 105 mmG लाइट फील्ड गन बेसिकली इसका रेंज 17.2 किलोमीटर्स है और ये हाई और लो ट्रैजेक्टरी दोनों में फायर कर सकता है। हल्का और ऐसे बनावट के वजह से इसको पहाड़ी इलाके में यूज किया जा सकता है। 1970s से ये हमारे फौज में शामिल है और अभी तक ये बहुत ही एक कारगर वेपन सिस्टम है। इस जगह पे आपको अभी ये हाल ही में नया गन मिला है, पर ये टेक्नोलॉजी 70s से हमारे काम में आ रही है। जी जी बिल्कुल। जो एक तरीके से जब हम जंग के बारे में सोचते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट या डिप्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं हर चीज आमने सामने होती है, पर ये जिस तरीके से गन का इस्तेमाल होता है, वो आप 17 किलोमीटर दूर आपका टारगेट है और आप पहाड़ी इलाके से 17 किलोमीटर दूर किस टारगेट को हिट करना है, ये आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि निशाना आपका इधर उधर भी नहीं जा सकता, तो ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? जी, बेसिकली एक आरटी यूनिट में 3 सब यूनिट होते हैं। इस सब यूनिट को हम बैटरी बोलते हैं और एक बैटरी में 6 गन होते हैं और 3 गन एक ट्रूप बोला जाता है। मतलब इसीलिए आपने 120 मीटर के दायरे में करीब करीब ये 3 या 6 गन खड़ी कर रखी है। बेसिकली तो ये सब एक ही निशाने पर दागते हैं। जी, बेसिकली ये पहाड़ी इलाके में जहाँ पर जगह की कमी है तो वहाँ पर हम 6 गन डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ट्रूप लेवल डिप्लॉयमेंट करते हैं जिसमें 3 गन्स का डिप्लॉयमेंट होता है। और आरटी यूनिट्स में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि होती है गन एंड, ओपी दैट इज ऑब्जर्वेशन पोस्ट एंड और टारगेट एंड। गन एंड ये जगह है जहां पर गन्स डिप्लॉय होती हैं। ओपी एंड वो जगह होती है जहां से हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर उसके डिटैचमेंट के साथ टारगेट को ऑब्जर्व कर सकता है और वो टारगेट से नजदीक होता है, जहां से वो टारगेट को एक्वायर करता है, कोऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट करता है और गन्स उस कोऑर्डिनेट्स पे फायर करके उसको बर्बाद करती हैं। तो एक तरीके से मान ले तो जो आपके साथ का जो एक आदमी है, एक ऑफिसर है, वो वहां पर एक गाइड की तरह, जो पैदल हमारी सेना होती है उनके साथ एक गाइड की तरह चलते हैं और पीछे आपको बताते हैं कि यहाँ यहाँ निशाना है, इस तरीके से आप निशाना लगाइए। जी, किसी भी तरह के ऑपरेशन के दौरान इन्फेंट्री के पास हमारा एक ऑफिसर होता है जिसको कहते हैं फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर और उसके साथ उसकी पूरी डिटैचमेंट होती है। तो वो इन्फेंट्री के साथ साथ चलते हैं लड़ाई के दौरान और किसी भी तरह का टारगेट अगर इन्फेंट्री के ऑपरेशन में बाधा डालती है तो उसको एक्वायर करके बर्बाद करना वो उस फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर का काम होता है। चीन के हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जवानों को अब अत्याधुनिक अमेरिकी 6 और असॉल्ट राइफल भी मिल गई है, जिससे दुश्मनों को लंबी रेंज तक करारा जवाब दिया जा सकता है। भैया ये बताइए कि ये क्या वेपन है? 7.62 mm थिक और असल्ट राइफल है। यह यूएस के द्वारा बनाया हुआ हथियार है। इसका रेंज 500 मीटर है। यह इंसास राइफल और AK-47 की बनस्पत इसका रेंज लंबा होने के कारण हम
LOC या पर दुश्मन को लंबे रेंज तक बर्बाद कर सकते हैं। पहले के मुकाबले ऐसे एरियाज में आपको क्या फ़ायदा होता है? पहले के मुकाबले कैसे ये बेहतर है? इसका जो मजल वेलोसिटी है वो काफ़ी है और इसकी जो अम्युनिशन की फायर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही इस हथियार में एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इस हथियार में हमें काफ़ी कुछ अलग दिया गया है, जैसे कि मैगजीन कैच दोनों तरफ और चेंज लीवर की पोजीशन भी दोनों तरफ दी गई है, जिसके कारण एक फायरर चाहे वो बाएं कंधे वाला फायरर हो या दाहिने कंधे वाला फायरर है वो आसानी से कार्रवाई कर सकता है। और अब एक नजर अब तक की 50 बड़ी खबरों की तरफ।